नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास कार्यक्रम सच में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जम्मू में रह रहे रोहिंग्या लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों का प्रत्यर्पण तय प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं होगा। इस तरह के कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर कोई स्टे नहीं लगाया। क्या है ये मामला और कौन है ये रोहिंग्या, आज सच में इन्हीं पर डालते हैं नजर। 11 फरवरी 2020 को गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठिए बिना किसी दस्तावेज के भारत में एंट्री करते हैं। इसके लिए इनकी संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 25 जून 2019 को भी नित्यानंद राय ने रोहिंग्या की संख्या के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने लोकसभा में किए गए सवाल के जवाब में कहा, चूंकि अवैध प्रवासी देश में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी छिपे और छलपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं, अतः देश में रह रहे ऐसे प्रवासियों की संख्या के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान 1980 और 1990 से रह रहे हैं, जिन्हें यहाँ रहते हुए करीब 20 साल से अधिक का समय हो चुका है। यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड भारत में रहने वाले रोहिंग्याओं की कुल संख्या 14,000 है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 40,000 रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू में बसे हैं। यहां करीब 10,000 रोहिंग्या रहते हैं। लोकसभा में 11 फरवरी 2020 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि कुछ रोहिंग्या मुस्लिम इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं। जून 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्य सरकारों को अवैध आप्रवासियों को रोकने के निर्देश दिए थे। इन आप्रवासियों में म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या भी शामिल हैं। केंद्र की चिट्ठी में रोहिंग्या और अन्य विदेशी आप्रवासियों को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी, जो गैरकानूनी ढंग से जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य इलाकों में रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा था कि गैरकानूनी ढंग से रह रहे आप्रवासी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी भी खबरें मिली हैं कि कई रोहिंग्या और अन्य विदेशी लोग अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे कामों में शामिल हैं। यह भी कहा गया था कि इनमें से कई फर्जी पैन कार्ड और वोटर कार्ड के साथ देश में रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोगों ने गैरकानूनी ढंग से देश में प्रवेश किया है। इसलिए हमें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। निर्धारित जगहों पर ही इन्हें रखा जाए। इनकी गतिविधियों और कामकाज पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सख्त निगरानी रखें। इन सभी की निजी जानकारी का ब्यौरा रखा जाए। इनमें नाम, जन्मतिथि, सेक्स, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए। अवैध ढंग से रह रहे रोहिंग्या समेत अन्य गैर कानूनी अप्रवासी या बायोमेट्रिक परीक्षण भी किया जाना चाहिए, ताकि ये भविष्य में अपनी पहचान न बदल सकें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी रोहिंग्या शरणार्थी को आधार कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज न जारी किए जाएं। रोहिंग्या समेत विदेशी शरणार्थियों को निजी डाटा म्यांमार सरकार से साझा किया जाए, ताकि इनकी राष्ट्रीयता का सही पता चल सके। सितंबर 2018 में भारत सरकार ने रोहिंग्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सरकार ने आशंका जताई थी कि इनकी कट्टरपंथी वर्ग भारत में बौद्धों के खिलाफ हिंसा फैला सकती है। कुछ रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी समूहों से जुड़े हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात क्षेत्र में अधिक सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में इनकी पहचान भी की गई है। सरकार ने आशंका जताई थी कि कट्टरपंथी रोहिंग्या भारत में बौद्धों के खिलाफ भी हिंसा फैला सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि इनका संबंध पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से है और ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद रोहिंग्या मुस्लिम के नागरिकता का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। नए कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचार के शिकार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को ही नागरिकता मिलेगी।
इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों को या तो वापस जाना होगा या फिर भारत सरकार इन्हें डिटेंशन कैंप में ही रखेगी। रोहिंग्याओं के बारे में यह सब जानने के बाद यह जानने की उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है कि आखिर रोहिंग्या कौन है और क्यों इन्हें संशय भरी दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर क्यों यह बातें सामने आ रही हैं कि यह बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए हमें इनके इतिहास की तरफ रुख करना होगा। रोहिंग्या एक मुस्लिम जाति समुदाय है जो म्यांमार में राखाइन राज्य से ताल्लुक रखता है। एक अनुमान के मुताबिक पलायन से पहले वहां रोहिंग्याओं की तादाद लगभग 10 लाख थी, लेकिन इसके बाद भी वह अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में थे। इनकी अपनी भाषा और संस्कृति है। म्यांमार सरकार ने कानून में संशोधन करके इसकी नागरिकता का दर्जा खत्म कर दिया, जो विवाद का कारण बना। साल 1962 में म्यांमार और सियासत में बड़े बदलाव के बाद रोहिंग्याओं के अधिकारों को सीमित करना शुरू कर दिया गया। 1982 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके मुताबिक रोहिंग्याओं को देश की नागरिकता से बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से रोहिंग्याओं का स्कूल, स्वास्थ्य और देश में आने जाने का अधिकार छिन गया। इसके अलावा म्यांमार सरकार ने राखाइन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाली नीति तक लागू कर दी और अंतरजातीय विवाह पर रोक लगा दी। इसके चलते रोहिंग्या मुसलमान देश छोड़ने को मजबूर हो गए। स्थिति तब और खराब हो गई जब 2012 में म्यांमार के राखीन राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों ने इसमें हवा देने का काम किया। इस समय हुए एक बौद्ध के रेप और मर्डर के बाद से मुस्लिमों के खिलाफ लगातार बदले के लिए हमले हुए। राखाइन में बढ़ती हिंसा के बाद हजारों लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में पलायन पर मजबूर हो गए। इस पूरे विवाद की जड़ करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन 2012 में म्यांमार के राखीन राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों ने इसमें हवा देने का काम किया। रोहिंग्या मुसलमान और म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच विवाद 1948 में म्यांमार के आजाद होने के बाद से ही चला आ रहा है। राखीन राज्य में, जिसे अराकान के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी से ही मुसलमान रहते हैं। ये वो दौर था जब म्यांमार में ब्रिटिश शासन था। 1826 में जब पहला एंग्लो बर्मा युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अराकान पर ब्रिटिश राज कायम हो गया। इस दौरान ब्रिटिश शासकों ने बांग्लादेश से मजदूरों को अराकान लाना शुरू किया। इस तरह म्यांमार में राखीन में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बांग्लादेश से जाकर राखीन में बसे ये वही लोग थे जिन्हें आज रोहिंग्या मुसलमान के तौर पर जाना जाता है। रोहिंग्या की संख्या बढ़ती देख म्यांमार के जनरल ने वीन की सरकार ने 1982 में वर्मा का राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया। इस कानून के तहत रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी गई। रखाइन म्यांमार के उत्तर पश्चिम छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है जो 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिटवे इसकी राजधानी है। राखीन में करीब 29,000 मुसलमान रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट में इस 10 लाख की आबादी को मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाला बताया गया है। जनगणना में शामिल नहीं की गई आबादी को रोहिंग्या मुसलमान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। रखाइन प्रांत में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपों में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन्होंने दशकों पहले म्यांमार छोड़ दिया। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताकर उसका बचाव किया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के हालिया अनुमानों के मुताबिक भारत में 2 लाख शरणार्थी रह रहे हैं और शरणार्थी आबादी के लिहाज से भारत 25वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ तमाम तरह के शरणार्थी हैं। 1959 में आए तिब्बती, 1971 में आए बांग्लादेशी,
1963 में आए चकमा, 1983 में, 1989 और फिर 1995 में श्रीलंका से आए तमिल और 1980 के दशक के दौरान आए अफगान शरणार्थी अफगानिस्तान, म्यांमार, सोमालिया, कांगो, इरिट्रिया, ईरान, इराक, सूडान और सीरिया समेत दुनिया भर से आए शरणार्थी भारत आए। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस ने शरणार्थियों को लेकर भारत के रुख की प्रशंसा करते हुए इसे दुनिया भर के लिए उदाहरण बता दिया। रोहिंग्या के नरसंहार और अत्याचार रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। इसी साल जनवरी में आईसीजे ने म्यांमार को आदेश दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों को नरसंहार और अत्याचार रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि रोहिंग्या पर किए गए अत्याचारों के सबूतों को सहेजा जाए। अफ्रीकी देश गाम्बिया ने कई दूसरे मुस्लिम देशों की तरफ से नवंबर 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें म्यांमार पर रोहिंग्या के नरसंहार का आरोप लगाया गया था। 17 जजों ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार सरकार को अपनी क्षमता के हिसाब से रोहिंग्या को अत्याचारों से बचाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट 4 महीने में कोर्ट के समक्ष रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के रोहिंग्या मामलों पर फैसला सुनने से पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की का आर्टिकल छापा। इसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ युद्ध अपराध हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोहिंग्या इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सूकी ने जजों से केस को खारिज करने की भी मांग की थी। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। 193 देशों में से 134 ने समर्थन किया। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। 193 देशों में से 134 ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में रोहिंग्या समेत सभी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई। यूएन के 193 सदस्य देशों में से 134 ने प्रस्ताव का समर्थन और 9 देशों ने विरोध किया, जबकि 28 देश वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। खैर, अब इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत अपने देश की सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित कर भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर भेजने की कवायद कर रहा है। और जम्मू की में जिन रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, जो अपनी पहचान बता पाने में सक्षम नहीं है,